एवं लेखा सेवाओं यानी HPFAS और विभागीय परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी उम्मीदवारों का और साथ ही सरकारी कामकाज की बारीकियों में रुचि रखने वाले सभी श्रोताओं का आज की इस खास चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज हम हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 2009, जिसे हम HPFR 2009 भी कहते हैं, उसके अध्याय 6 के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण नियमों पर बात करेंगे। जी। ये नियम न सिर्फ परीक्षा के लिहाज से जरूरी हैं, बल्कि सरकारी खरीद की जो पूरी प्रक्रिया होती है उसमें पारदर्शिता, किफायत और निष्पक्षता लाने में भी इनका बड़ा रोल है। एक तरह से ये सरकारी पैसे के सही इस्तेमाल की गाइडलाइंस है। बिल्कुल सही कहा। सरकारी खजाने से जब भी कोई खरीद होती है तो उसके पीछे एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, और ये नियम उसी जिम्मेदारी को निभाने का एक ढांचा, एक फ्रेमवर्क तैयार करते हैं। हाँ, आज हम इन्हीं नियमों, खासकर नियम 91, 95, 97, 98 और 99 को थोड़ा और करीब से समझने की कोशिश करेंगे। ये खरीद प्रक्रिया के अलग अलग पहलुओं को कवर करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं नियम 91 से। इसे हम शायद सरकारी खरीद का क्या कहते हैं, मौलिक सिद्धांत कह सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल, ये एक तरह से बुनियाद है। नियम 91 उन सभी अधिकारियों के लिए दिशा निर्देश तय करता है जिनके पास सरकारी पैसे से सामान खरीदने की शक्ति है। अच्छा। नियम 91 का सब रूल 1 साफ कहता है कि अधिकृत अधिकारी की यह जिम्मेदारी है कि वो सार्वजनिक खरीद में दक्षता लाएं, मतलब एफिशिएंसी, मितव्ययता यानी इकोनॉमी, या कह लें किफायत, और पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी लाएं। और साथ ही ये भी देखें कि आपूर्तिकर्ताओं मतलब सप्लायर्स के साथ उचित और न्यायसंगत व्यवहार हो और एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, हेल्दी कंपटीशन को भी बढ़ावा मिले। ये सुनने में तो काफी आदर्श बातें लगती है। हाँ, लेकिन ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये पूरी खरीद प्रक्रिया की नींव है, जैसे मैंने कहा। और नियम 91(2) बताता है कि इन सिद्धांतों को अमल में कैसे लाया जाए। अच्छा, वो कैसे? इसमें कुछ कदम बताए गए हैं क्या? जी हाँ, इसमें कई कदम हैं। पहला, नियम 91(2) क कहता है कि क्या खरीदना है, मतलब स्पेसिफिकेशंस, उसकी क्वालिटी, प्रकार, मात्रा, ये सब बिल्कुल साफ साफ बताना होगा। और ये जरूरत के हिसाब से हो। जरूरत से ज्यादा खरीदने से बचना है ताकि फालतू में इन्वेंट्री कॉस्ट न बढ़े। सही बात है। और दूसरा कदम? दूसरा, नियम 91(2) ख के तहत जो प्रस्ताव या ऑफर्स मंगाए जाते हैं उसकी प्रक्रिया निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो और उचित हो। सबको बराबर मौका मिलना चाहिए। ठीक है। तीसरा, नियम 91(2) ग कहता है कि खरीदने वाला विभाग या इकाई उसे खुद को संतुष्ट करना होगा कि जो ऑफर चुना गया है वो हर तरह से उनकी जरूरतें पूरी करता है। सिर्फ जरूरतें पूरी करना काफी है या कीमत भी देखनी होगी? कीमत तो बहुत जरूरी है। यहीं पर नियम 91(2) घ आता है। ये कहता है कि चुनी गई कीमत वाजिब हो, मतलब रीजनेबल हो, और जो क्वालिटी तय हुई है उसके हिसाब से सही हो। वैल्यू फॉर मनी मिलना चाहिए। हाँ, ये तो सबसे अहम है। और शायद सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक हिस्सा है नियम 91(2) ग। ये कहता है कि खरीद के हर चरण में हर फैसले के पीछे का कारण लिखित में दर्ज होना चाहिए। मतलब किन बिंदुओं पर विचार करके निर्णय लिया गया, ये साफ रिकॉर्ड में होना चाहिए। अच्छा, यानी हर चीज का रिकॉर्ड रखना है। जी हाँ। अगर हम इसे देखें तो ये नियम 91 एक तरह का संतुलन बनाता है। हाँ। जरूरत का सामान सही कीमत पर, सही तरीके से, बिना किसी पक्षपात के खरीदना और हर कदम का हिसाब रखना। और ये जो रिकॉर्डिंग वाला हिस्सा है ना 91(2) ग, ये जवाबदेही तय करने के लिए बहुत जरूरी है। कल को कोई ऑडिट हो या कोई सवाल उठाए तो पता हो कि फैसला क्यों और किस आधार पर लिया गया था। सही कहा। और परीक्षा के नजरिए से देखिए, HPFAS और विभागीय परीक्षाओं के लिए नियम 91 बहुत महत्वपूर्ण है। इसके सिद्धांत दक्षता, मितव्ययिता, पारदर्शिता और ये जो प्रक्रिया के कदम हैं, जैसे स्पेसिफिकेशन, उचित प्रक्रिया, कीमत की जांच और रिकॉर्डिंग, इन पर अक्सर सवाल बनते हैं। ये पूरी खरीद व्यवस्था की बुनियाद है। ठीक है, तो नियम 91 ने तो सिद्धांत और प्रक्रिया बता दी, लेकिन सरकार ये कैसे पक्का करती है कि जिनसे सामान खरीदा जा रहा है वो सप्लायर भरोसेमंद भी है या नहीं? क्या इसके लिए भी कोई नियम है? हाँ बिल्कुल है। यहीं पर नियम 95 का महत्व सामने आता है। ये आपूर्तिकर्ताओं के पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन से जुड़ा है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन, ये कैसे होता है?
नियम 95(1) के अनुसार जो चीजें आमतौर पर सरकारी इस्तेमाल के लिए चाहिए होती हैं, उनके लिए विश्वसनीय स्रोत मतलब रिलायबल सोर्सेस स्थापित करने के लिए भंडार नियंत्रक यानी कंट्रोलर ऑफ स्टोर्स एक लिस्ट तैयार करते हैं। इसमें योग्य और सक्षम आपूर्तिकर्ताओं को शामिल किया जाता है। उनकी वस्तुवार सूची बनाई जाती है। ठीक है। और जब ये सप्लायर निर्धारित पंजीकरण शुल्क जमा कर देते हैं और बाकी शर्तें पूरी करते हैं तो उन्हें पंजीकृत आपूर्तिकर्ता कहा जाता है। तो एक तरह से ये सरकार के वेरीफाइड सप्लायर हो गए। हाँ, कह सकते हैं। और सभी खरीद इकाइयां मतलब सरकारी विभाग जरूरत पड़ने पर इन लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका फायदा क्या होता है, सप्लायर को या विभाग को? सप्लायर को एक बड़ा फायदा नियम 95(1) में ही बताया गया है। ऐसे पंजीकृत आपूर्तिकर्ता सीमित निविदा पूछताछ या लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी के लिए पात्र हो जाते हैं। अच्छा। और उन्हें अपनी बोली के साथ बोली सुरक्षा या बयाना राशि, जिसे बिड सिक्योरिटी या अर्नेस्ट मनी कहते हैं, वो जमा करने से छूट मिल जाती है। ओह, तो ये एक सहूलियत है उनके लिए, क्योंकि उनकी साख पहले ही जांची जा चुकी है। बिल्कुल, प्रक्रिया थोड़ी तेज हो जाती है। उनकी विश्वसनीयता का एक स्तर मान लिया जाता है। लेकिन ये पंजीकरण यूं ही नहीं होता। अच्छा, क्या जांच होती है? हाँ, नियम 95 में 2 साफ कहता है कि पंजीकरण से पहले आपूर्तिकर्ता की साख, उसकी निर्माण क्षमता, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम कैसा है, पिछला प्रदर्शन कैसा रहा है, बिक्री के बाद सर्विस कैसी है और उनके वित्तीय पृष्ठभूमि मतलब फाइनेंशियल बैकग्राउंड, इन सब की सावधानी पूर्वक जांच की जाती है। काफी ग्रुंधली जांच है। जी, और ये पंजीकरण हमेशा के लिए नहीं होता। अच्छा, तो इसकी कोई अवधि होती है? हाँ, नियम 95(3) के अनुसार ये पंजीकरण आमतौर पर एक निश्चित अवधि के लिए होता है, सामान की प्रकृति के आधार पर 1 से 3 साल तक। फिर अवधि खत्म होने पर अगर सप्लायर चाहे तो उसे नवीनीकरण मतलब रिन्यूअल के लिए फिर से आवेदन करना होता है। और हाँ, नए सप्लायर भी किसी भी समय पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते वो शर्तें पूरी करते हों। तो ये सिस्टम खुला रहता है नए लोगों के लिए भी? जी। लेकिन मान लीजिए कोई पंजीकृत सप्लायर बाद में गड़बड़ करने लगे, जैसे खराब क्वालिटी का सामान दे या समय पर डिलीवरी ना करे या कोई झूठी जानकारी दे दे, तब क्या होता है? उसके लिए भी प्रावधान है। नियम 95(4) इसी बारे में है। इसमें साफ लिखा है कि अगर कोई पंजीकृत आपूर्तिकर्ता पंजीकरण की शर्तों का पालन करने में विफल रहता है या समय पर माल नहीं देता या घटिया माल देता है या किसी खरीद इकाई को कोई झूठी घोषणा करता है या किसी और ऐसे आधार पर जो सार्वजनिक हित में ना हो, तो उसे सूची से हटाया जा सकता है, यानी टी रजिस्टर किया जा सकता है। हाँ, लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण शर्त भी है। अगर पंजीकरण कंट्रोलर ऑफ स्टोर्स द्वारा किया गया था तो उस सप्लायर को हटाने से पहले कंट्रोलर ऑफ स्टोर्स की पूर्व स्वीकृति लेनी होगी। ये एक तरह का सेफगार्ड है ताकि कार्रवाई मनमाने ढंग से ना हो। ये नियम 95 तो काफी विस्तृत लग रहा है। इसमें कई सब रूल्स हैं, पंजीकरण, जांच, अवधि, नवीनीकरण, हटाने की प्रक्रिया। परीक्षा की तैयारी करने वालों को तो इस पर खास ध्यान देना होगा। निश्चित रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण नियम है परीक्षा के दृष्टिकोण से। पंजीकरण की प्रक्रिया क्या है, कौन करता है, शर्तें क्या हैं, अवधि कितनी है, नवीनीकरण कैसे होता है, हटाने के आधार क्या हैं और वो कंट्रोलर ऑफ स्टोर्स वाली शर्त, ये सब बिंदु महत्वपूर्ण है। और पारदर्शिता के लिए कुछ? हाँ, अंत में नियम 95(5) कहता है कि इन पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं की जो लिस्ट या डायरेक्टरी है वो पंजीकरण प्राधिकारी की वेबसाइट पर डाली जाएगी, अगर वेबसाइट है तो, और उसका एक लिंक भंडार नियंत्रक की वेबसाइट पर भी होगा ताकि सभी खरीद इकाइयां आसानी से उसका उपयोग कर सकें। ठीक है, तो ये तो हो गई बड़ी और नियमित खरीद के लिए व्यवस्था। सप्लायर का रजिस्ट्रेशन हो गया, लेकिन रोजमर्रा की छोटी मोटी जरूरतें भी तो होती हैं ऑफिसों में, स्टेशनरी, चाय पानी का सामान या कोई छोटा मोटा रिपेयर। क्या हर बार इतनी लंबी प्रक्रिया करनी पड़ती है? नहीं, उसके लिए नियमों में सहूलियत दी गई है। यहीं पर नियम 97 काम आता है। ये छोटी खरीदों से संबंधित है जहां कोटेशन या बोली मंगाने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, क्या सीमा है इसकी? नियम 97(1) के अनुसार विभागाध्यक्ष, HOD, नियंत्रक अधिकारी, कंट्रोलिंग ऑफिसर और आहरण एवं संवितरण अधिकारी, DDO, ये लोग हर अवसर पर मतलब एक बार में 10,000 रुपए तक की वस्तुओं की खरीद बिना कोटेशन या बोली आमंत्रित किए कर सकते हैं। ओह, 10,000 तक बिना कोटेशन, ये तो काफी सुविधाजनक लगता है। क्या इसकी कोई सालाना सीमा भी है? हाँ है। एक वित्तीय वर्ष में
इस तरह से, यानी बिना कोटेशन के की गई कुल खरीद 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अच्छा, 1 लाख की सालाना लिमिट है। जी, और सबसे जरूरी बात, ऐसा करने के लिए अधिकृत अधिकारी द्वारा एक प्रमाण पत्र दर्ज करना होता है। प्रमाण पत्र? उसमें क्या लिखना होता है? उसका प्रारूप भी नियम में दिया है। उसका सार ये है कि मैं, अधिकारी का नाम और पद, व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट हूं कि खरीदी गई वस्तुएं अपेक्षित गुणवत्ता और विनिर्देशों की हैं तथा एक विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता से उचित मूल्य पर खरीदी गई हैं। इसमें ये व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट होना महत्वपूर्ण लगता है। बिल्कुल, ये सीधे सीधे अधिकारी की जिम्मेदारी तय करता है, कोई छुपाव नहीं। और क्या ये जो 10,000 और 1 लाख की सीमाएं हैं, ये हमेशा यही रहेंगी? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं। नियम 97(2) में कहता है कि वित्त विभाग समय समय पर इन मौद्रिक सीमाओं को सामान्य या विशेष रूप से संशोधित कर सकता है। और एक और बात, नियम 97(3) के तहत संबंधित क्रय अधिकारी को ऐसी हर खरीद का जो बिना कोटेशन के की गई है उसका रिकॉर्ड रखना होगा, और हर बार ये भी देखना होगा कि उस वित्तीय वर्ष में अब तक कुल कितनी ऐसी खरीद हो चुकी है, उसका संचय योग, क्यूमुलेटिव टोटल निकालना होगा, ताकि वो 1 लाख की सीमा पार ना हो जाए। जी बिल्कुल, ये सुनिश्चित करता है कि इस छूट का दुरुपयोग ना हो। ठीक है, तो 10,000 रुपए तक की खरीद तो अधिकारी सीधे सर्टिफिकेट देकर कर सकता है, लेकिन अगर खरीद थोड़ी बड़ी हो, मान लीजिए 10,000 से ज्यादा, पर शायद इतनी बड़ी भी नहीं कि उसके लिए खुला टेंडर या लिमिटेड टेंडर किया जाए, मतलब 1 लाख के अंदर ही हो। हाँ, उसके लिए भी व्यवस्था है। उसके लिए है नियम 98, जो क्रय समिति द्वारा माल की खरीद की बात करता है, परचेज ऑफ गुड्स बाय द परचेज कमिटी। क्रय समिति, इसमें क्या होता है? नियम 98(1) के अनुसार 3,000 रुपए से अधिक और 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए तक की वस्तुओं की खरीद प्रत्येक अवसर पर एक विधिवत गठित स्थानीय क्रय समिति की सिफारिशों पर की जा सकती है। 3,000 से 1 लाख तक। अच्छा, और ये समिति कौन बनाता है? इसमें विभाग अध्यक्ष HOD द्वारा तय किए गए उपयुक्त स्तर के 3 सदस्य होते हैं। तो यहाँ फर्क ये है कि फैसला एक व्यक्ति नहीं ले रहा, बल्कि 3 लोगों की एक समिति ले रही है। हाँ बिल्कुल, और ये समिति सिर्फ सिफारिश नहीं करती। नियम कहता है कि समिति दर, गुणवत्ता और विनिर्देशों की तर्क संगतता का पता लगाने के लिए बाजार का सर्वेक्षण करेगी, मतलब मार्केट सर्वे करेगी, और उपयुक्त आपूर्तिकर्ता की पहचान करेगी। खरीद का आदेश देने की सिफारिश करने से पहले समिति के सदस्यों को संयुक्त रूप से एक प्रमाण पत्र दर्ज करना होगा। फिर से प्रमाण पत्र, क्या ये वैसा ही है जैसा नियम 97 में था? काफी मिलता जुलता है, लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण अंतर है। नियम 98 वाले प्रमाण पत्र में समिति के सदस्य संयुक्त रूप से और व्यक्तिगत रूप से जॉइंटली एंड सेवरली संतुष्टि जाहिर करते हैं। अच्छा, जॉइंटली एंड सेवरली, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि जिम्मेदारी सामूहिक भी है और हर सदस्य की व्यक्तिगत भी है। वो प्रमाणित करते हैं कि जो सामान खरीदने की सिफारिश की जा रही है वो अपेक्षित स्पेसिफिकेशन और क्वालिटी का है, उसकी कीमत प्रचलित बाजार दर पर है, और जिस सप्लायर की सिफारिश की गई है वो भरोसेमंद और सक्षम है। तो नियम 97 में अधिकारी की व्यक्तिगत संतुष्टि थी और नियम 98 में समिति की संयुक्त और व्यक्तिगत संतुष्टि। ये एक अहम फर्क है। जी हाँ, ये सामूहिक जिम्मेदारी वाला पहलू महत्वपूर्ण है। परीक्षा के लिहाज से देखें तो नियम 97 और 98 के बीच का अंतर, खासकर राशि सीमा 10,000 वर्सेस 3,000 से 1 लाख, निर्णय लेने वाला व्यक्तिगत अधिकारी वर्सेस समिति, और प्रमाण पत्र का प्रकार व्यक्तिगत संतुष्टि वर्सेस संयुक्त व्यक्तिगत संतुष्टि, ये जरूर पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल, ये तुलनात्मक अध्ययन जरूरी है। और नियम 98(2) में भी वही बात है जो 97(2) में की, कि वित्त विभाग इन मौद्रिक सीमाओं को समय समय पर संशोधित कर सकता है। ये मध्यम मूल्य की खरीद के लिए एक संतुलित प्रक्रिया है जिसमें थोड़ी ज्यादा जांच पड़ताल शामिल होती है। ठीक है, हमने छोटी खरीद नियम 97 देख ली और मध्यम स्तर की खरीद के लिए समिति वाला तरीका नियम 98 भी समझ लिया। अब मान लीजिए कोई ऐसी चीज है जो सरकार को बार बार खरीदनी पड़ती है, जैसे कंप्यूटर है, प्रिंटर है, या शायद कुछ खास किस्म की स्टेशनरी। क्या हर बार समिति बनाने या कोटेशन मंगाने की जरूरत पड़ती है? अनुबंध के तहत सीधे माल की खरीद, यानी परचेज ऑफ गुड्स डायरेक्टली अंडर रेट कॉन्ट्रैक्ट। रेट कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या होता है? नियम 99(1) कहता है कि यदि भंडार नियंत्रक, कंट्रोलर ऑफ स्टोर्स या किसी अनुमोदित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज PSEs,
ने पहले से ही कुछ वस्तुओं के लिए आपूर्तिकर्ताओं के साथ दरें तय कर ली हैं, मतलब एक रेट कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। अच्छा, जैसे पहले से ही दाम तय कर लिए कुछ सप्लायर्स के साथ। हाँ बिल्कुल। तो कोई भी खरीद इकाई या विभाग सीधे उन रेट कॉन्ट्रैक्ट वाले आपूर्तिकर्ताओं से उन्हीं तय दरों पर और उन्हीं शर्तों पर सामान खरीद सकता है। अरे वाह, इससे तो प्रक्रिया बहुत आसान और तेज हो जाती होगी। हाँ, इससे समय और मेहनत दोनों बचते हैं, खासकर उन चीजों के लिए जो बार बार खरीदी जाती हैं। बार बार टेंडर या कोटेशन की प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता। लेकिन नियम 99 के ये भी साफ करता है कि भुगतान की जाने वाली कीमतें रेट कॉन्ट्रैक्ट में निर्धारित कीमतों से ज्यादा नहीं होंगी और खरीद के अन्य मुख्य नियम और शर्तें भी रेट कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार ही होंगी। और क्वालिटी का क्या उसकी जिम्मेदारी भी कॉन्ट्रैक्ट करने वाले की होती है? नहीं, यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है। नियम कहता है कि खरीद इकाई को आवश्यकता अनुसार ऐसे माल के निरीक्षण और परीक्षण स्वयं करनी होगी। मतलब रेट कॉन्ट्रैक्ट होने का ये मतलब नहीं है कि खरीदने वाले विभाग की क्वालिटी चेक की जिम्मेदारी खत्म हो गई, वो उन्हें खुद सुनिश्चित करना होगा। अच्छा, ये जरूरी बात है। और सबको कैसे पता चलेगा कि किन चीजों के लिए रेट कॉन्ट्रैक्ट है, कौन सप्लायर है और क्या दरें तय हुई हैं? पारदर्शिता कैसे रहेगी? उसके लिए नियम 99(2) है। ये कहता है कि भंडार नियंत्रक विभिन्न दर अनुबंधित वस्तुओं के विनिर्देशों, कीमतों और अन्य मुख्य विवरणों को वेबसाइट पर होस्ट करेगा, मतलब वेबसाइट पर डालेगा। और उसे उचित रूप से अपडेट भी किया जाएगा ताकि कोई भी खरीद इकाई उसका उपयोग कर सके। तो ये जानकारी सबके लिए उपलब्ध रहेगी? जी हाँ। तो ये नियम 99 सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली वस्तुओं की खरीद प्रक्रिया को काफी सुव्यवस्थित, स्टैंडर्डाइज्ड और तेज बना देता है। ये दक्षता, एफिशिएंसी बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण जरिया है। तो ये थी हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 2009 के अध्याय 6 के कुछ चुनिंदा लेकिन बेहद महत्वपूर्ण नियमों 91, 95, 97, 98 और 99 पर हमारी आज की विस्तृत चर्चा। जी, हमने देखा कि कैसे ये नियम सरकारी खरीद के बिल्कुल आधारभूत सिद्धांतों नियम 91 से शुरू होकर भरोसेमंद आपूर्तिकर्ताओं के पंजीकरण नियम 95, फिर छोटी खरीद के सरल तरीकों नियम 97, समिति द्वारा मध्यम स्तर की खरीद नियम 98 और आखिर में रेट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए नियमित और मानकीकृत खरीद नियम 99 तक को नियंत्रित और व्यवस्थित करते हैं। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि ये नियम सिर्फ प्रक्रियाएं नहीं है, ये असल में सरकारी धन के विवेकपूर्ण उपयोग, पारदर्शिता, निष्पक्षता और दक्षता के बीच एक संतुलन बनाने का प्रयास है। सही कहा। और जैसा हमने बीच बीच में बात की, HPFAS और अन्य विभागीय परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए इन नियमों की संख्या, उनकी राशि सीमाएं, उनमें बताई गई प्रक्रियाएं, कौन अधिकारी या समिति शामिल है और जो आवश्यक प्रमाण पत्र हैं, उनके प्रारूप और महत्व को समझना अत्यंत आवश्यक है। बिल्कुल, हर नियम की अपनी बारीकियां हैं। जी, हर नियम का अपना महत्व है और परीक्षा में किसी भी पहलू से सवाल बन सकता है, चाहे वो सिद्धांत हो, प्रक्रिया हो या सीमाएं हो। हमें पूरी उम्मीद है कि इस चर्चा से हमारे श्रोताओं को, खासकर परीक्षा की तैयारी करने वालों को, इन नियमों को समझने में काफी मदद मिली होगी और सरकारी खरीद प्रक्रिया की जो जटिलताएं हैं, उनकी एक बेहतर तस्वीर भी मिली होगी। आशा तो यही है। आपके धैर्यपूर्वक सुनने के लिए हम सच में आभारी हैं। धन्यवाद। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी और ये चर्चा उपयोगी रही तो कृपया इसे लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। और हाँ, भविष्य में ऐसे और विश्लेषणों और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जी। अंत में शायद एक विचार छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। नियम बनाना तो एक महत्वपूर्ण कदम है, पर उनका सही भावना से पालन हो रहा है या नहीं, और जरूरत पड़ने पर उन्हें समय के साथ कैसे बेहतर बनाया जाए, असली चुनौती शायद वही है ना? बिल्कुल सही। क्रियान्वयन और समय के साथ सुधार, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।